बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है जो एक पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हो वो इस तरह की बात करें। एक आम आदमी ऐसी बात करे तो समझी जा सकती है। उनको ये समझ होनी चाहिए कि कोई भारत सरकार जो बड़ी बात है उसको क्यों नहीं करती। हमने जिक्र किया, 100 बार पूछ रहे हैं कि 9,000 करोड़ रुपए के जो डैमेजेस के जो भी कागज है हमने भारत सरकार को सौंप दिए, आप उस पर क्यों नहीं काम करते। हम भी आपका धन्यवाद करेंगे कि जयराम जी ने भी हमारी मदद की प्रदेश के लोगों। भाई आप वो तो करते नहीं। जो पैसा मिलना है पुलों के लिए, जो पैसा है आप उसका जिक्र कर रहे हैं। अब नेशनल हाईवेज या 4 लेन्स जो भी है ये भारत सरकार के अंदर आते हैं, इसकी रख रखाई करना भी उनका काम है। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। और भी इसके अलावा जो पैसा आता है फेडरल सिस्टम में, सारे टैक्सेस हमारे, आप इनकम टैक्स की बात करें, आप जीएसटी की बात करें, सारे सेंट्रल पूल में जाते हैं। हमको भी तो वहीं से मिलना है, हम भी तो भारतवर्ष के अंग है। ये किस तरह की बात करते हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री होके। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि किस आधार पर ऐसी बात करते। हाँ, ये हम बार बार उनसे पूछते कि आप बड़े प्रदेश के बड़े कॉज के लिए आप सरकार के साथ आना चाहिए। विपक्ष और पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सबको मिलकर तो प्रदेश के विकास के लिए काम करना, प्रदेश के लोगों के लिए काम करना। जहां प्रदेश का हक होता है वो हमारे को इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। पर ऐसा कोई सहयोग, ऐसी कोई बात विपक्ष के नेता से और विपक्ष से आज तक नहीं मिली। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमारा तीसरा बजट था प्रदेश के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया था, उसकी सबसे बड़ी कुछ बहुत बड़ी बातें हैं जिसमें आपने जिक्र किया कि इन्वेस्टमेंट को लेके भी, चाहे आप टूरिज़्म का क्षेत्र ले लें या और क्षेत्र में जैसे हाइड्रल पावर को लेके आप बात करें। अभी आप देखें कि आप लोगों के सामने था कि तेलंगाना गवर्नमेंट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हिमाचल प्रदेश आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके एक MOU साइन हुआ है कि किस प्रकार से वो सरकार यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स लाहौल स्पीति के अंदर लगाने जा रही है। और उसका उन्होंने जो अपफ्रंट प्रीमियम मनी था वो भी डिपॉजिट किया, MOU भी साइन किया। ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि एक राज्य जो है, राज्य के स्तर पे अगर इन्वेस्ट करेगा तो पावर प्रोजेक्ट्स के हाइडल पावर में हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारी प्राथमिकता भी थी कि जब हम हरित राज्य की बात करते हैं तो उसमें सोलर पावर की तरफ और हाइडल पावर की तरफ जाना चाह रहे थे। तो बड़े अच्छे संकेत आए थे। इस बजट में और क्या खासियत थी कि ये जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 2 बजट में भी रखी थी, उसी को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती से, आप समझें कि 80% से ऊपर की जो जनसंख्या वो गाँव में रहती है। रूरल क्षेत्र को मजबूत करना, उनके हाथ में एक ताकत देना, चाहे वो महिला है, उस दृष्टि से इस बजट में काम किया गया। आप समझें कि जिस प्रकार से आप गाय व दूध पैदा करने वाले जो किसान हैं, उसमें लगातार जिस प्रकार से दूध की कीमतों में वृद्धि की गई है, पहले 10-12 रुपये पिछले वर्ष की गई और इस बार के बजट में 6 रुपये प्रति किलो गाय के और 6 रुपये प्रति किलो भैंस के दूध में फिर से इजाफा करके एक मैसेज है कि जो इस धंधे से लोग जुड़े हैं, किसान हैं, उनके हाथों में पैसा जाए। और मुझे लगता है इसके परिणाम, जो फीडबैक भी आया है पिछले वर्ष, वो भी बहुत अच्छा आया। लोग और जुड़ रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, जो हम प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं मिल्क फैट के ज़रिए, वो भी बढ़ा है। तो इस तरह से गाँव की महिलाओं के हाथ में और पैसा गया है। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण था जिसमें अच्छा काम हुआ है और तेज़ी से ये आगे और बढ़ाने के उद्देश्य से इस बजट में काम किया गया। उसके अलावा महिला मंडल और युवक मंडल के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप समझें कि जो प्राकृतिक खेती से पैदा किया गया गेहूं है, उसका जो मूल्य प्रति किलो 40 रुपये था, उसको 60 रुपये इस बजट में किया मुख्यमंत्री जी ने। और मक्के का जो कीमत था वो 30 रुपये से 40 रुपये किया। और जो कच्ची हल्दी है उसका जो कीमत निश्चित किया है वो 90 रुपये प्रति किलो किया है। और किसान भाइयों को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो उनका प्रोडक्ट होगा उसको सरकार खरीदेगी। ये क्योंकि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पे हम उनका जो भी वो पैदा करेंगे नेचुरल खेती से, प्राकृतिक खेती से, उसको सरकार उनसे खरीदेगी। तो इस प्रकार के बड़े फैसले इस बजट में हुए। और भी युवा साथियों को रोज़गार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी इस बजट में काम हुआ है, जहाँ 25,000 युवा साथियों को रोज़गार देने की सरकारी क्षेत्र में बात की गई। और उसी प्रकार स्वरोजगार, जो आप अपना काम धंधा करते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए बड़े फैसले लिए गए। ट्रांसपोर्ट के ज़रिए युवा साथियों के लिए बहुत सैकड़ों की संख्या में बस के रूट उनको दिए जाएंगे और ख़रीदने के लिए उनको जो है अनुदान भी दिया जाएगा। और उसके अलावा
आप समझें कि ऐसी फूड वैन्स के लाइसेंस भी दिए जाएंगे जो वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लगा सकते हैं, और उसमें अनुदान भी 30% दिया जाएगा। और जो आप हाईवेज़ के साथ कुछ चिन्हित किए जाएंगे स्थान, वहाँ पर अपनी फूड वैन, उससे दो फायदे होंगे, उनको रोज़गार भी मिलेगा और जो हमारे पर्यटक आते हैं उनको एक हाइजेनिक और साफ़ सुथरा खाना भी मिलेगा। तो और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक और योजना युवा साथियों के लिए इस बजट पे रखी है कि हम ऐसे युवाओं को भी प्रोत्साहित करेंगे, उनको लाइसेंस देंगे जो ऑटो रिक्शा, आप समझें, जो ई वाहन की प्योरली जो है इलेक्ट्रिक होगा, और उसको आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि किन किन क्षेत्रों में ये हिमाचल के चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हज़ारों साथियों को इसका जो है रोज़गार मिलेगा और वो अपने आप एक उसको उसमें अनुदान भी देंगे उसको उस ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए। तो एक युवा साथी अपना ऑटो रिक्शा खरीदेगा जो ई वाहन होगा, और उसको किस क्षेत्र में चलाएगा उसको परमिट दिया जाएगा, और उसके बाद वो अपना स्वरोजगार उससे पैदा करेगा। और बहुत सारी योजनाओं पे बजट में काम हुआ। एक बेहतरीन बजट जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला और प्रदेश की जो विकास की गति है उसको बढ़ाने वाला ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, और आप सभी ने इसको कवर भी किया विधानसभा के अंदर। मैं बधाई देता हूँ अपनी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन परिस्थितियों में उनको ये मौका मिला था, लगातार अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार हुआ है। पिछले 2 वर्षों में 2800 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके लोगों के विकास के लिए लगाया गया। ये उनकी जो नीतियाँ थी और व्यवस्था परिवर्तन था, उसकी वजह से ये संभव हो पाया। और ये तीसरे बजट में मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और तेज़ी से मजबूत करेगा, और आने वाले वर्षों के लिए ये जो है एक बजट जो है एक ऐतिहासिक साबित होगा।